Okay, to good evening to all. This is our lecture number 6, I think. And अपने कोर्स सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम आगे बढ़ते हैं. In last classes, we have studied that properties of soil, and in that हमने पढ़ा जो है बहुत important terms like void ratio, like porosity, like water content, like dry univeight, like saturated univeight, like submerged univeight, saturation, specific gravity. Okay, so इनका रिलेशंस आपस में क्या है, दैट फॉर्मूलाज हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे. आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा. ओके, जस्ट बिफोर दिस, एंड बेस्ड ऑन दैट टू मेक यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, हम एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं इस क्लास में. तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल लेके चलते हैं और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर कंसिस्टेंसी लिमिट्स और एटरबर्ग लिमिट्स, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, उसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद अपना आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन आपको शेयर हो रही है. आप देखिए सॉइल. ओके, न्यूमेरिकल रीड कर रहा हूँ. सॉइल एक्सकवेटेड फ्रॉम बोरो पिट to make an embankment of 6 meter height, top width is 2 meter and having side slope of 1 horizontal and 1 vertical. Unit weight of the undisturbed soil in moist condition at a pit unit weight is 18 kilonewton per meter cube and natural moisture content is 8%. Dry density required in the embankment is 20 kilonewton per meter cube. Dry density means gamma d of embankment which is required is 20 kilonewton per meter cube with water content of 10%. Specific gravity is given to you 2.7. So what we have to calculate is, first estimate the quantity of soil to be excavated from the pit for the construction 1 meter length of the embankment. Okay, so पर मीटर लेंथ का जो भी आपका एम्बैंकमेंट है वो व्हाट दे आर सेइंग कि उसके लिए कितनी मिट्टी, कितनी सॉइल आपको बोरो पिट से एक्सकवेट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो लेट मी सी वन थिंग. दिस 1 मीटर लेंथ इट इज इट ओके ओके फाइन. सो पर मीटर लेंथ के लिए बात कर रहे हैं. ओके, one thing is not given in the question. I think that this you can see in this figure. Top width is 2 meter, bottom width is 14 meter, height is 6 meter of embankment, right? ये embankment आपको से तैयार करना है. That slope of this embankment, this slope is 1/1, है ना? ये भी 1, ये भी 1. Okay. And okay fine. So ठीक है, तो पहले आपको क्वांटिटी पता लगानी, क्वांटिटी ऑफ सॉइल कितने एक्सपेक्ट करी है. Second part is if each truck has the capacity of 18 kilonewton per trip, then what is the number of trip required दो बार हो गया, to transport this soil from pit to the embankment. Also find porosity and degree of saturation of the embankment of soil. Okay, ये कह रहे हैं एक ट्रक जो है एक ट्रिप में 80 किलोन्यूटन लोड, ये वेट की टर्म में बात कर रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. तो हमको वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मिलेगा तो वी कैन कन्वर्ट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इनटू वेट ऑफ द सॉइल. तो वेट के टर्म में बात करें तो 80 किलोन्यूटन वेट तो ट्रक कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह तक एक ट्रिप में. तो ये कह रहे हैं कितने नंबर ऑफ ट्रिप लगेंगे उस ट्रक के पूरी की पूरी सॉइल ट्रांसफर करने में. ओके, एंड जो ट्रांसफर्ड है उस एम्बैंकमेंट को ट्रांसफर कर देंगे जब सॉइल, तो उसकी पोरोसिटी और उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन S एंड N, ये वैल्यू क्या होंगी. ओके, दिस वी नीड्स टू फाइंड. थर्ड पार्ट इज इफ embankment become fully saturated means capital S is equal to 1, saturation is equal to 1 during the rains, what would be its saturated unit weight, यानी गामा सैचुरेटेड, गामा सेट आपको बताना है when S is equal to 1. These are the condition.
ओके, तो इस तरह का एम्बैंकमेंट की हम बात कर रहे हैं जिसके टॉप विड्थ 2 मीटर है, बॉटम विड्थ 14 मीटर है, एंड दैट हाइट इज 6 मीटर और स्लोप इज 1/1। ओके, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजम? ट्रेपीजम ये इसका जो है क्रॉस सेक्शन इज ट्रेपीजम। ओके, ट्रेपीजम फिगर, एंड दिस ट्रेपीजम ऑफ एरिया इज, एरिया हम निकाल लेंगे इजीली, हाफ ऑफ दैट बोथ एडजेसेंट साइड्स 2 + 14 मल्टीप्लाइड बाय द height 6, so area is coming out as 48 meter square, right? Gamma is gamma of Boro pit is given to you can say gamma B, you can say 18 kilonewton per meter cube। मतलब बोरो पिट क्या है, जहां से कोई साइट है ना, जिस साइट से आपको जो है मिट्टी उठानी है, सॉइल पिक करनी है, और जहाँ पे आप एम्बैंकमेंट यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका, you can say this is site A, you can say this is site B, you can say this is site borrow site, borrow pit or borrow site, or this is B. For B you can say it is the embankment site। Okay, embankment site। So gamma of this is given to you is 18 kilonewton per meter cube। Small w water content of this borrow pit is given to you 8%, right? So what will be the dry unit weight? Dry unit weight, तो ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, गामा डी इक्वल्स टू गामा अपॉन 1 + w, 1 + w, गामा डी इक्वल्स टू गामा अपॉन 1 + w। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप between the water content and the dry unit weight if you know the unit weight। Okay, so 18 upon 1 plus w is 0.08, so you can write here 0.08, and after solving this is 16.67 kilonewton per meter cube। ठीक है, गामा टी आपको पता चल गया बोरो पिट का। ओके, वॉल्यूम 48 मीटर क्यूब, ये कैसे निकाल दिया हमने भाई? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका एरिया इंटू लेंथ। एरिया भी आपने ऊपर ट्रेपेजियम का निकाला था, कितना था? 48 था। लेंथ मैंने बोला 1 मीटर के लिए निकालना है, तो 48 × 1 इज इक्वल टू 48 मीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम आपका आ गया। ओके, फिर एक रिलेशनशिप होता है V इज इक्वल टू VS × 1 + E। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स is equal to volume over 1 + E। ओके, ये रिलेशनशिप आपका होता है एक, या इसको इस भाषा में कहें V इज इक्वल टू VS × 1 + E। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए कंसेप्चुअली कि वहाँ पर हम लिख रहे थे गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 + w। ओके, यूनिट वेट में आप जो है वाटर कंटेंट की बात कर रहे थे, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में आप जो है वाइड रेशियो की बात कर रहे हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला है ना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। तो V इज इक्वल टू VS × 1 + E। ओके, तो विद दिस फॉर्मूला हमने ये निकाल दिया V इज इक्वल टू V अपॉन 1 + E। अब दो यहाँ पर दो E हैं, मतलब एक तो मैंने बोल दिया E1, ए बोल दिया E2। E1 को मैंने नाम दे दिया EB, लेट अस से इट इज EB, और इसको नाम दे दिया EE। EE क्यों ऐसे? EB इज द वाइड रेशियो ऑफ बोरो पिट, EE is the void ratio of embankment site। okay, तो these are the two different void ratio। okay, तो मान लीजिए अब एक है VS1, मैं बोल दूं VSB बोल दूं इसको बोरो पिट का, और इसका है VS embankment का VSE, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बट मैंने आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होते हैं। मतलब मैंने कहा आपको कि आपको जो है मिट्टी यहाँ से उठानी है और यहाँ डाल देनी है, तो उस डालने में भाई एयर कंटेंट में चेंज आ सकता है कि हवा यहाँ पे कम थी, यहाँ पे ज़्यादा ऐड हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक हवा है ना, एयर। यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट अलग था, यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट अलग हो सकता है, लेकिन मिट्टी तो चेंज नहीं होगी। मतलब मिट्टी में, सॉइल में सॉलिड कंटेंट तो चेंज हो नहीं हो सकता है। सॉलिड मतलब सॉइल में सॉलिड कंटेंट्स मीन ग्रेन्स, सॉलिड ग्रेन्स, मिट्टी के जो कण हैं वो चेंज नहीं हो सकते हैं, नेवर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट एवरीवेयर, मींस फॉर वन सॉइल, या तो यहाँ है या तो यहाँ पर है। ओके, तो VSA बराबर VSE, या VS इज कांस्टेंट यू कैन से। जब VS कांस्टेंट है तो कैन वी राइट दिस VS इज इक्वल टू V अपॉन 1 + E। तो V अपॉन 1 + E टर्म हमने यहाँ पर दोनों के लिए लिख ली, VB अपॉन 1 + EB, मतलब वॉल्यूम ऑफ बोरो पिट
divided by 1 plus EB, void ratio of B, equals to VE, volume of embankment, divided by 1 plus EE, void ratio of embankment. This is equals to what? This is equal to VS, nothing but VS. VS इसके भी बराबर है, VS इसके बराबर है, दोनों को, इसलिए हमने दोनों को इक्वेट कर लिया। अभी रिलेशन जो आता है इसके थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें काफ़ी एग्जाम में जो है क्वेश्चंस वगैरह इस तरह से पूछे जाते हैं कि एक साइड का जो है वाइड रेशियो इतना है, एक साइड का दूसरा इतना है, आप वॉल्यूम बता दीजिए, या वॉल्यूम आपको दे देंगे, वाइड रेशियो बता दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास वाइड रेशियो नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं कि वाइड रेशियो कैसे निकल जाए, ठीक है ना, जिससे हमको वॉल्यूम पता चल जाए। तो एक फॉर्मूला होता है गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। जनरल फॉर्मूला इज गामा डी इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई। ओके, दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली। तो वही टर्म, वही फॉर्मूला, ये मैंने भी, यही फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में आई थिंक। इसी टर्म में आप बस इसको कन्वर्ट, इसी चीज़ को लिख रहे हैं बोरोपिट के टर्म में। तो गामा डी ऑफ बोरोपिट इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई बी। तो आप एक गामा डब्ल्यू और बोरोसाइट, वो हमें पता है, कैसे पता है, देखिए हमने निकाला था। एक गामा डब्ल्यू बोरोसाइट हमने निकाला था 16.67, ये हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। जी क्वेश्चन में गिवन है 2.7, गामा डब्ल्यू 9.81 पर मीटर क्यूब, 1 प्लस ई बी अननोन है, वाइड रेशियो ऑफ बोरोपिट इज अननोन। तो एवरीथिंग इज गिवन टू यू, आपको ई बी निकालना है। तो ई बी बराबर आपका निकल जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, तो ये आ जाता है आपका। तो ई बी आपने कैलकुलेट करा, गामा डी आपने 16.67 पुट कर दिया, ई बी इक्वल टू 0.58। तो बोरोपिट का, किसका, BORROWPIT, बोरोपिट का वाइड रेशियो इज 0.58। नेक्स्ट अब यही काम करते हैं किसके लिए, एम्बैकमेंट के लिए। तो गामा डी ऑफ एम्बैकमेंट साइड इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये निकालना नहीं है, गिवन है, ठीक है। दिस थिंग इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन। ओके, लेट मी सी वेयर। ओके, ड्राई डेंसिटी रिक्वायर्ड इन द एम्बैकमेंट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ड्राई डेंसिटी ऑफ एम्बैकमेंट साइड आपको गिवन है। ओके, सो यस, इट इज गिवन टू यू। वाटर कंटेंट एम्बैकमेंट साइड का 10% दे रखा है, जो आपको एम्बैकमेंट बनाना है। दिस इज रिक्वायर्ड थिंग। तो ई सिमिलरली सेम फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। जी पता है, गामा डब्ल्यू पता है, गामा डी पता है, -1 0.32। एम्बैकमेंट में आपको वाइड रेशियो आपको जो चाहिए वो 0.32 है। अभी प्रेजेंटली बोरोपिट में वाइड रेशियो 0.58 है। ऊपर वाले फॉर्मूले में, इसमें आप जब कर देंगे इसको, तो आपका वॉल्यूम आपको पता था बोरोपिट का, वो मैं निकाला था एरिया इंटू लेंथ से, 48 डिवाइड बाई 1 प्लस ई बी इज इक्वल टू वॉल्यूम एम्बैकमेंट में क्या बचे, बन जाएगा, वॉल्यूम क्या चेंज आएगा, वी ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई ई। सब कुछ पता है आपको, सारी चीज़ें पता है, बस वी ई नहीं पता। तो वी ई यहाँ से निकल जाएगा बाय द सिंप्लीफाइंग दिस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वी बी व्हाट यू से दिस, वी बी नहीं, वी ई एम्बैकमेंट इज इक्वल टू 57.8 मीटर क्यूब। गॉट इट। तो ये जो है आपका, let me sorry, let me correct this. This is not VE, this is VB. Okay, this is VB, and the dimension which is given to you 2 meter, 6 meter height. एम्बैकमेंट जो आप बना रहे हैं उसका है। ओके, सो वॉल्यूम यहाँ पर जो होगा वो बोरोपिट का होगा। ओके, फाइन। क्योंकि वाई, बिकॉज आप देखिए, दिस इज b upon 1 plus e, b upon 1 plus e of this, b of the embankment, and this v, this void ratio of the boropit. So while solving this, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आप रखिए 0.32 के साथ आप यहाँ रखिए वी ई, और यहाँ पर आप रखिए वी बी। ओके, सो वी बी इज 40, you can say 48,
over 0.589 is equal to VE over 1.02. Okay, this is VB or this is VE. Okay, 48 is VE, है ना? तो after solving this VB you are getting 57.8, है ना? 48 जो है वो किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट है 48, वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट आपको निकालना है, ठीक है? समझिए मुझे। तो वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट, वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट आपका आ गया 57.8। ओके, ये आपको ट्रांसफर करना है। तो वॉल्यूम, वंस यू नो द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम पता है तो इजीली आप पता लगा सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट दी द वेट हमको चाहिए हो, क्योंकि वेट इज इक्वल टू होता है गामा इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। हमको वेट चाहिए तो वेट इज इक्वल टू होता है गामा इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास है 57.8 बोरोपिट का, अगर इसमें गामा की मल्टीप्लाई कर देंगे बोरोपिट के, गामा बोरोपिट का 18 गिवन है आपको, तो आपको वेट मिल जाएगा। तो वेट इज इक्वल टू 1040.4, ठीक है, किलो न्यूटन। दिस इज योर वेट। और एक ट्रिप में जो ट्रक कैरी करता है सॉइल दैट इज 80, तो नंबर ऑफ ट्रिप कैलकुलेट हो जाएंगे इजी। नंबर ऑफ ट्रिप विल बी टोटल वेट डिवाइड बाय द 80, नंबर ऑफ ट्रिप विल बी 13.005। इफ इट इज ग्रेटर देन 13, चाहे वो 0.001 भी है, तो ट्रक विल बी रिक्वायर्ड दैट अमाउंट ऑफ ट्रिप, नंबर ऑफ ट्रिप विल बी 14। ओके, तो 14 ट्रिप लगेंगे आपको टोटल सॉइल बोरोपिट से वहाँ कैरी करने के लिए। वह उसके बाद उन्होंने कहा कि पोरोसिटी और सैचुरेशन क्या होगा, है ना, बोरोपिट का। तो पोरोसिटी आपका जो है इम्बैकमेंट का क्या होगा, तो इम्बैकमेंट का जो फॉर्मूला होता है पोरोसिटी निकालने का, वो E/1 + E होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में। तो पोरोसिटी जब इम्बैकमेंट की बात कर रहे हैं तो NE की बात कर रहे हैं, तो वाइड रेशियो भी NEE का आएगा इम्बैकमेंट का। तो इम्बैकमेंट का वाइड रेशियो 0.32, 1 + 0.32 आपका 24.24%। तो पोरोसिटी ऑफ द इम्बैकमेंट साइड इज 24.24%, ठीक है। नाउ सैचुरेशन भी बताना है हमें इम्बैकमेंट साइड का। सैचुरेशन इज इक्वल टू WG/E। ये कैसे आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ES इज इक्वल टू WG, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ओके, ES इज इक्वल टू WG, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। तो उसी से आया है S इज इक्वल टू WG/E। W भी इम्बैकमेंट का आएगा, वाटर रेशियो भी इम्बैकमेंट का आएगा। ये W कैपिटल नहीं है, स्मॉल w है, डोंट बी कंफ्यूज, ये वाटर कंटेंट है। वाटर कंटेंट इम्बैकमेंट का 10%, G 2.7, EE 0.32, सैचुरेशन इज 84.37%। तो जब आपने सॉइल बोरोपिट से अपनी इम्बैकमेंट बना दिया, वहाँ ट्रांसफर कर दी, तो वाटर कंटेंट 10% रहेगा, वाइड रेशियो 0.32% रहेंगे, पोरोसिटी 24% रहेगी, सैचुरेशन आपका 84.37% रहेगा। ये आपकी चीज़ें आप तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी हियर क्या लिखा है। वॉल्यूम ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन द सैचुरेशन। इफ सॉइल इज ऑलरेडी फुल्ली सैचुरेटेड and the soil volume increases, but the if saturation is this much 84.37, मतलब it is less than 100%, तो इसको कहेंगे पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। मैंने वही जो टू फेज सिस्टम में बताया था, अगर आपका पार्शली सैचुरेटेड सॉइल है तो उसमें सॉलिड कंटेंट भी है, उसमें वाटर भी है, उसमें एयर भी है। बट वो फुल्ली सैचुरेटेड जब हो जाता है तो फुल्ली में क्या है कि ओनली सॉलिड कंटेंट है एंड वाटर। ओके, there is no air in fully saturated, but if it is partially saturated और उसमें आप ज़्यादा पानी मिला रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वो एयर की जगह पानी आपका आता जाएगा। बट एक लिमिट के बाद जितनी एयर है उतना आपने पानी मिला दिया, तो चलो वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। बट फर्दर आपने उसके बाद पानी मिलाया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कही कि वॉल्यूम डिपेंड करता है सैचुरेशन पर, है ना। सो इफ S इज इक्वल टू 1, तो व्हाट विल बी द वाटर कंटेंट। अगर सैचुरेशन 1 है यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 100%, वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या होगी? तो वाटर कंटेंट WE इज इक्वल टू ES/G। तो सब आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 11.81%। एस इफ एस इज इक्वल टू 1, वाटर कंटेंट कितना चाहिए होगा? 11.85%। पहले 10% था, अब 11.5%, ऑलमोस्ट 12% आपको चाहिए होगा। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज सॉइल फेल्स एंड लीड टू क्रैक। ओके, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर भाई वॉल्यूम बढ़ेगा ज़्यादा, पानी से आप बढ़ा रहे हो, तो आपका जो है उसमें क्रैक आ सकते हैं, सॉइल कोलैप्स कर सकती है ना। नेक्स्ट पार्ट इज गामा सैचुरेटेड। उन्होंने कहा था कि लास्ट में वो गामा सैचुरेटेड भी पता लगाना है। ये फॉर्मूला आपका होता है व्हेन सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। ओके,
कंडीशन थी व्हेन द सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड यानी S बराबर 1। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ये वाला भी लास्ट क्लास में, G प्लस ई एस होता था यहाँ पर इंटू गामा डब्ल्यू 9.81 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। एस चूंकि क्या है 1 है, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया G प्लस ई गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस, ये फॉर्मूला आपका रेडी हो चुका है। एवरीथिंग इज गिवन टू यू, गामा सैचुरेटेड आपको पता लग जाएगा, गामा सैचुरेटेड आपका आ जाएगा 22.4 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ओके, सो ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा सा कन्वेंशनल न्यूमेरिकल है, मीन्स बिग न्यूमेरिकल है, साइज में बड़ा है, कई सारे पार्ट्स थे इसके। तो ये न्यूमेरिकल बड़ा पिक करने का इरादा, इंटेंशन यही था कि आपको सारी चीज़ें पता लग जाए, कंसेप्ट क्या होता है, आपको छोटे छोटे फॉर्मूलेज का यूज़ कैसे करना है वो पता लग जाए, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को ये पता लग जाए। ये आईएएस के सब्जेक्टिव में या एसएससी जेईई के सब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरली दे कैन आस्क, दे विल आस्क। ओके, तो इसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट कह सकते हो, नेक्स्ट चैप्टर कह सकते हो, इट इज कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। व्हाट इज द कंसिस्टेंसी मीनिंग? कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि आपने किसी मटेरियल को लिया और वो कितना कंसिस्टेंट है, मतलब वो आप उसके साथ कुछ काम करना चाह रहे हो और आप कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो या आप उसके साथ नॉर्मल उसका जो वर्क है वो परफॉर्म करना चाह रहे हो, वो वर्क परफॉर्म करने में वो कितना रिलायबल है, कितना अच्छा है। जो उसमें आप जैसे सॉइल की बात करें, उसमें पानी ऐड कर रहे हो, कम ऐड कर रहे हो, तो कैसे परफॉर्म करता है, कैसे बिहेव करता है, तो उससे उसकी कंसिस्टेंसी पता चलती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेशन इज कंसिस्टेंसी रिलेटिव ईज विद विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म। ओके, सॉइल की बात कर रहे हैं तो सॉइल की बात आएगी, विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म। Term is used for fine grained soil only. It denotes degree of firmness of the soil, which may be referred as soft, stiff and hard. ये फाइन ग्रेन सॉइल की बात कर रहा है क्योंकि कोर्स में वो आपका प्लास्टिसिटी डेवलप नहीं हो पाती है, तो फाइन सॉइल में की बात कर रहा है कि उसमें आपने थोड़ा बहुत पानी वानी मिला दिया, उसके बाद उसको मोल्ड करने की कोशिश करी, उसका शेप चेंज करने की कोशिश करी, तो उसका शेप कैसे चेंज होता है, वो कैसे बिहेव करती है, वो कैसे डिफॉर्म होती है ना, डिफॉर्म नहीं होती है, कितने लोड में डिफॉर्म होती है, तो उसकी फर्मनेस क्या है, तो यही सब दर्शाता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या होती है। ठीक है, तो फर्मनेस अच्छी होगी तो भैया आप बोलोगे स्टिफ है, हार्ड है, फर्मनेस खराब होगी तो आप बोलोगे सॉइल बहुत सॉफ्ट है ना। दैट इज अ थिंग। एटरबर्ग लिमिट्स बोलते हैं। एटरबर्ग एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने 4 स्टेजेस डेवलप करी, 4 स्टेजेस बताई is of consistency is for the soil in civil engineering. First stage is solid stage, second is semi solid, third is plastic stage, fourth is liquid stage। तो बहुत अच्छे नाम से आपको पता चल रहा है कि ये स्टेज क्या कहना चाह रही है। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल रिलेटेड टू विद इट्स वाटर कंटेंट। यहाँ पर कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल जो है वो हम वाटर कंटेंट से की टर्म में बता रहे हैं कि वाटर कंटेंट हम मिलाएंगे तो ऐसा होगा, कंसिस्टेंसी में क्या फ़र्क पड़ेगा, प्लास्टिसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो उसका मेन सिग्निफिकेंट फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर है, वो क्या है? पानी है, वो वाटर कंटेंट है, पानी की मात्रा है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम हमारे पास सॉइल है, हम उसमें पानी हमने खूब सारा डाल दिया, वो पानी ऐड करने के बाद वो पानी, मिट्टी जो है पानी में पूरी तरह घुल चुकी है, मिक्स हो चुकी है। आपने मान ली थोड़ा सा और पानी डाल दिया, मिट्टी बहुत ज़्यादा जो है पानी में वो तैरने से लग गई है, फ्लोट टाइप की कर रही है, फ्लूइड फ्लो करना शुरू कर दिया। ओके, ज़्यादा पानी आपने डाल दिया, उस स्टेज को हम कह देते हैं कि भैया सॉइल लिक्विड की जैसी हो गई है, लिक्विड जैसा बिहेव कर रही है, फ्लो होने लग गई है, बहने लग गई है, वो स्टेबल नहीं है, तो हम कहेंगे उसको लिक्विड लिमिट। ओके, हम कहेंगे उसको कि सॉइल लिक्विड लिमिट को पार कर गई है। क्या बोलेंगे? सॉइल लिक्विड लिमिट को क्रॉस कर गई है। ठीक है, लेकिन वो लिमिट तो एक ही होगी वाटर कंटेंट की। वो लिमिट क्या होगी? मतलब कि भैया इतना पानी डालने के, जस्ट इतना पानी डालने के बाद ये सॉइल बहने लग गई, ये सॉइल फ्लोट करने लग गई। ठीक है, ये आपकी लिक्विड लिमिट हो गई, आप अभी रफली समझ लीजिए, बाकी डिटेल में इनको सब पढ़ेंगे हम। एंड अब आपने क्या करा, सॉइल को सुखाना चालू करा, सॉइल में से वाटर कंटेंट को स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आपने उसको रिमूव करना शुरू करा। तो लिक्विड फॉर्म में सॉइल है मान लीजिए,
अब आपने क्या करा कि जो है उसमें उसको ड्राई करना शुरू करा, तो पानी थोड़ा सा कम हो गया। इस बार पानी क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। सॉइल में आपको पानी नहीं दिख रहा है, तैरती हुई सॉइल आपको नहीं दिख रही है, फ्लोट नहीं कर रहा है, फ्लूइड नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है। तो लेकिन सॉइल में पानी अच्छी मात्रा में मिक्स हो चुका है, तो उसको कहेंगे प्लास्टिक स्टेज। ओके, प्लास्टिक स्टेज मतलब सॉइल प्लास्टिक मास बन गई है। सॉइल एक जैसे आटा होता है, आटा हम गूंथते हैं, नीडिंग करते हैं, आटा नीडिंग करते हैं, तो गूंथते हैं, तो उसको हम जो है जब गूंथते हैं तो कैसा भी हाथ मारते हैं वो एक्वायर कर लेता है, ले लेता है ना। तो अब बोलते हैं कि जो आटा है वो प्लास्टिक स्टेज में है ना। बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बिल्कुल बह जाएगा वो, है ना। वैसे ही चीज़ यहाँ पर है सिमिलरली। अब इतना पानी है कि वो सॉइल फ्लो तो नहीं हो रही है, फ्लूइड तो नहीं है, बट उसमें इतना अच्छा है कि जैसे भी हम उसमें हाथ लगा रहे हैं वैसा ही शेप इजीली ले रही है। तो कहते हैं प्लास्टिक स्टेज। ओके, सेकंड स्टेज। और मान लीजिए आपने और थोड़ा सा पानी आपने रिमूव करा और बिल्कुल ड्राई सी सॉइल कर दी, सूखी सॉइल कर दी, ओवन में रखा है आपने, कैसे भी उसको सूखा करने की कोशिश करी, तो आपकी स्टेज आ गई सेमी सॉलिड स्टेज। सॉलिड की तरफ बढ़ रहे हैं बट सेमी सॉलिड है, भी थोड़ा वाटर कंटेंट अच्छा खासा थोड़ा बहुत है। मान लीजिए आपने सॉइल को बिल्कुल ओवन में रख दिया 24 घंटे के लिए, बिल्कुल सॉइल बिल्कुल परफेक्ट ड्राई कर दी, पाउडर ड्राई कर दी, ठीक है, उसमें वाटर वाटर कंटेंट है ही नहीं, ऑलमोस्ट 0% है या 0 के बराबर है, तो आप कहेंगे उसे सॉलिड स्टेज। देयर आर 4 स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे काउंट करते हैं सॉलिड से, बट प्रैक्टिकली जो आपको स्टेज प्राप्त होती है वो पहले लिक्विड होती है, देन प्लास्टिक होती है, देन सेमी सॉलिड होती है, देन सॉलिड। ओके, ग्राफ इस तरह से शो करते हैं, मैटर बग ने जो दिया था। एक्स एक्सिस पे आपकी लिक्विड लिमिट गिवन है, ठीक है। ये सबसे पहले देखिए WL प्लास्टिक लिमिट, WL लिक्विड लिमिट, सॉरी WL लिक्विड लिमिट, WP प्लास्टिक लिमिट, एंड WS इज श्रिंकेज लिमिट। वाटर कंटेंट आपका इस दिशा में है, वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में आपका क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, VS यू कैन से, और V ऑफ सॉइल है, ठीक है। तो यहाँ पर VS है, यहाँ पे VD बन गया, यहाँ पे VP बोल दिया प्लास्टिक के बराबर, और यहाँ पे VL बोल दिया लिक्विड लिमिट के बराबर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, डिग्री ऑफ फॉर्मनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी। ओके, क्या बोल रहे, कंसिस्टेंसी जितनी अच्छी होगी उतना फॉर्मनेस कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। कंसिस्टेंसी बेकार होगी, वो शेप चेंज ही नहीं करेगी, तो फॉर्मनेस उतनी अच्छी होगी, वही कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लिमिट, दैट इज लिक्विड लिमिट, ठीक है। तीन सारी लिमिट पढ़ेंगे डिटेल में हम। स्क्रीन आपके सामने है, आप रीड करना शुरू करिए। लिक्विड लिमिट क्या है, डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट at which soil is in liquid stage of consistency or behave like a liquid। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, is defined as the minimum water content at which soil is in liquid stage of consistency और बिहेव लाइक अ लिक्विड, है ना। तो इतना कम से कम वाटर कंटेंट, जितना वाटर कंटेंट डालने पे सॉइल जो है लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाए। कम से कम क्यों बोल रहे हैं भाई, उसके थोड़ा और पानी डाल देंगे तो फिर तो फ्लो करेगी, बहेगी सॉइल, तैरेगी, और डाल देंगे तो और बहेगी, लेकिन कम से कम वो पानी की वैल्यू क्या होगी, वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या होगी जिसमें वो बहना शुरू हो जाए, वो लिमिट इज क्या है, लिक्विड लिमिट, WL होती है, ठीक है, कैपिटल WL। All the soil at liquid limit possesses shear strength of 2.7 kN per meter square that can be just measured। तो लगभग जो shear strength है वो बहुत कम हो जाती है लिक्विड लिमिट में, that is 2.7। At liquid limit soil passes passes from the liquid stage of consistency to the plastic stage of consistency। तो लिक्विड इधर लिक्विड स्टेज होती है, इधर प्लास्टिक स्टेज होती है, मैंने बताया था, बीच में क्या होती है, लिक्विड लिमिट होती है। ओके, ये लिक्विड लिमिट की टेबल है, वैल्यू है, ठीक है ना। टाइप ऑफ सॉइल अलग अलग गिवन है, और लिक्विड लिमिट क्या रेंज हो सकती है वो गिवन है। ग्रेवल की लिक्विड लिमिट होती है नहीं, नॉन प्लास्टिक हो गया। सैंड की भी लिक्विड लिमिट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये सॉइल कौन सी है, दोनों कोर्स सॉइल, मोटी सॉइल है ना, कोर्स सॉइल।
दीज आर दी फाइन सॉइल, सिल्ट एंड क्ले। तो सिल्ट के लिए लिक्विड लिमिट क्या है, 30 to 40 है। क्ले अलुवियल जो क्ले होती है उसके लिए 40 to 150 है। क्ले ब्रिक वाली जो होती है 400 to 500 होती है ना, उसकी एकदम बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी होती है। ओके। और क्ले बेंटोनाइट क्ले है, उसका भी 400 to 800 होता है। ठीक है, दीज आर दी रेंज। और नीचे आ गए हम। ओके, दिस soil having higher values of liquid limit are more plastic and compressible। ज़्यादा लिक्विड लिमिट होती है तो आपकी सॉइल जो है ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, ज़्यादा प्लास्टिक हो सकती है। कंप्रेसिबल होती है उसमें मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी उसमें प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लिक्विड लिमिट में बी डिफाइंड एज मेनी वाटर कंटेंट विच पार्ट ऑफ सॉइल कट। अच्छा, डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब लैब में जब टेस्ट करते हैं, लैब में जब टेस्ट करते हैं सॉइल का, तो लिक्विड लिमिट बताने का तरीका क्या होता है, ऐसा मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच, जिस पर पार्ट ऑफ सॉइल कट बाय अ ग्रूव, एक नाइफ से जब उसे काटते हैं सॉइल को, ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन क्लोज टुगेदर बाय डिस्टेंस ऑफ हाफ इंच एग्जैक्टली अंडर 25 नंबर आई ब्लोज। सॉइल को कट करते हैं ये कह रहे हैं, उसके बाद एक वो चलाते हैं, है ना, चरखा टाइप का छोटा सा, उसमें जो है ये सॉइल जिसमें रखी, इस कप में रखी, ऊपर नीचे लगता है। 25 बार इसे ब्लोज देते हैं, 25 बार इसे चलाते हैं। उस 25 बार में वो जो कट आपने सॉइल को, सॉइल की जो प्लेट थी, जो ये कप था, उसको काट दिया था बीच में से, उसमें गैप आ गया था। तो 25 ब्लोज बाद वो गैप जो है कितना फिल हुआ, कितना वो टच हुआ, है ना। ठीक, वो चीज़ ये है। ग्रूविंग टूल्स होता है काटने का, वो सब लैब में अवेलेबल होता है। By fixing the dimension of half inch, the blow such number that groove of the standard dimension is completely filled and we are full, okay. This is the arrangement, type of arrangement। इसमें ये रबड़ होता है बेस में, इस तरह का आपका जो मैंने बताया था, एक कप कह रहा था ना, कप और प्लेट टाइप, छोटा सा कप होता है ब्रास का। ये कंडीशन शुरू में ऐसे नहीं होती है, नॉर्मल कप में इस तरह सॉइल होती है, ग्रूव से आप काट देते हो तो सॉइल ऐसी हो जाती है, यहाँ से साइड पार्ट हो जाती है। फिर इस तरह से घुमाने का यहाँ पे हैंडल होता है, इस आपको घुमाते रोटेट करते हो तो ये जो कप है ये ऊपर नीचे लगता है, ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरह से मूव करता है, टकराता है। तो 25 बार जब इसे घुमाते हैं ये टकराता है, तो सॉइल जो है, देखिए बिफोर टेस्टिंग ऐसी होती है, बट आफ्टर टेस्टिंग क्या होती है, मिल जाती है, ये जो है गैप जो है फिल हो जाता है, दोबारा ऐड मिल जाती है सॉइल। तो जो ये मिलती है कितनी मिलनी चाहिए, टॉप विड्थ से भैया 11 mm से 13.5 mm तक मिलनी चाहिए, बॉटम विड्थ से 2 mm 8 mm, हाइट होना चाहिए इसका 8 mm से 10 mm। तो ये जो है कैसा ग्राइंडर टूल और एसटीएम टूल दोनों से इतना मीट होना चाहिए। मतलब ये मान लिया कप है और आप ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है ज़्यादा डेप्थ है, 20 mm है या 30 mm है, कम से कम ये कह रहे हैं कि 12-13 mm सॉइल जो है, यानी आधी सॉइल जो है आपस में मिल जानी चाहिए। ठीक है। ओके। ASTM2 generally used for the less plastic soil silt। ओके। कैसा ग्राइंडर टूल इज जनरली यूज फॉर मोर प्लास्टिक सॉइल क्ले। तो सिल्ट के लिए कम प्लास्टिक जो क्ले होती है, नॉन लेस कोहेसिव के लिए एएसटीएम यूज करते हैं, थोड़ा सिल्टी होती है तो उसके लिए कैसा ग्राइंडर यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। ओके, तो ये परफॉर्म बेसिकली टेस्ट हम लैब में करते हैं इसका, लिक्विड लिमिट का, वो हम करेंगे। अभी तो कोविड है, इन दिस सेशन में तो नहीं कर पाएंगे, सो आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। ओके। इट अलाउज फ्रीली ओवर द हार्ड रबर बेस फ्रॉम द हाइट ऑफ द 1 सेंटीमीटर के ऊपर ये जो है टकराता है, फॉल होता है। नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड to throw the soil together by a distance of half inch is noted. This test is repeated at different water content and result of the test is expressed in the form of curve referred as flow curve। ठीक है, फ्लो कर्व उसे बोलते हैं, इसमें ये आप लिक्विड लिमिट रिप्रेजेंट करते हैं। ओके।
फ्लो कर्व इस तरह का होता है आपका। फ्लो कर्व इज समथिंग लाइक दिस। वाटर कंटेंट आपका वाई एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस में आपका जो है लॉग लॉग वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ ब्लोज होती है, और आपको कुछ वाटर कंटेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ब्लोज की वैल्यू मिलती है, ब्लोज के कॉरस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट की वैल्यू मिलती है। ये प्रोपोर्शनल रिलेशन मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, ठीक है। वाटर कॉरस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज इंटरपोलेटेड फ्रॉम द फ्लो कर्व। अच्छा, 25 ब्लो के वाला आपके पास भी नहीं है, अलग अलग भी है, तो आसपास के आप दो कैलकुलेट कर लेते हैं और बीच वाला आप जो इंटरपोलेट कर लेते हैं, so that you can get the water content for particular number of blows. Okay. तो इन द नेक्स्ट क्लास हम स्टडी करेंगे, थोड़ा सा इसको लेके चलेंगे, फिर फ्लो इंडेक्स, फिर टफनेस इंडेक्स। ओके, तो ये लेक्चर यहाँ पर ही जो है क्लोज करते हैं, क्लोजिंग दिस। ओके, तो ओके, सो थैंक यू क्लास।